नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आपका स्वागत है। भू राजस्व बंदोबस्त की चर्चा के भाग 5 के अंतर्गत हम महलबाड़ी व्यवस्था की चर्चा करना चाहेंगे। महलबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव जो था वो किस प्रकार आया और इसमें किस किस प्रकार के प्रावधान हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। इस व्यवस्था के संबंध में उन्होंने ये सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का ब्यौरा रखा जाए, लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांवों के समूह महाल को इकाई माना जाए तथा निर्धारित लगान को वसूल करने का दायित्व गांव के मुखिया लंबरदार को दिया जाए। मैकेंजी के उपरोक्त प्रस्तावों को 1822 में रेगुलेशन 7 के माध्यम से कानूनी रूप दे दिया गया। इस रेगुलेशन के तहत भूमि कर भू उपज का 80% निश्चित किया गया। समय के साथ रेगुलेशन 7 को लागू करने में जब कुछ समस्या होने लगी तो 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिक के समय इसे संशोधित करके रेगुलेशन 9 पारित किया गया, जिसे मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने क्रियान्वित किया। आगे इसकी चर्चा करें उससे पहले इस व्यवस्था के जो अन्य प्रावधान हैं उन पर चर्चा कर लें। इसकी जो आवश्यकता किस प्रकार हुई ये भी जानना जरूरी है। इस व्यवस्था में भू राजस्व देने का जो उत्तरदायित्व है वो संयुक्त रूप से सभी का होता था। जब जिम्मेदारी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश नीति निर्माताओं की आशा के अनुरूप राजस्व उगाही नहीं कर सके तो उन्होंने इस तीसरी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। वस्तुतः महलबाड़ी बंदोबस्त द्विस्तरीय था। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज उस भूमि को संभाल लेता था। तथापि ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि, सामलात तथा अन्य प्रकार की भूमि पर मालिकाना हक रखता था। इस व्यवस्था की पृष्ठभूमि वहाँ से शुरू हुई जब 19वीं शताब्दी के आरंभिक 10 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तर भारतीय पश्चिमी क्षेत्रों की प्राप्ति हुई। इस सत्तांतरित क्षेत्र को अवध के नवाब ने 1801 ईस्वी में कंपनी को एक संधि के माध्यम से सौंपा था। इस सत्तांतरित क्षेत्र में वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा मुरादाबाद के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसी प्रकार सन 1804 में सिंधिया से जीते गए क्षेत्र जो सुरजी अर्जन गांव की संधि में रेगुलेशन 9 के आधार पर कंपनी को मिले थे। इनमें वर्तमान आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर तथा हरियाणा के पानीपत का क्षेत्र सम्मिलित था। उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए ही यह नई भूधृत पद्धति आरंभ की गई थी। आरंभ में इन क्षेत्रों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा छोटी अवधि के लिए तथा बाकी लगान से संबंधित नियम बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स द्वारा बनाए गए थे। सुरेख चंद गुप्ता के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य चिंता यह थी कि इस विशाल भूभाग से सस्ती विधियों से किस प्रकार अधिकतम भू राजस्व एकत्रित किया जाए। यह
वही समय था जब कंपनी प्रशासन व्यापारिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रहा था। भूमि कर इतना अधिक रखा गया कि सीमांत किसानों की आर्थिक क्षमता जवाब दे रही थी। वे खेतिहर मजदूर बनते जा रहे थे। उदाहरण के तौर पर पहले 3 वर्षों में ही कानपुर जिले में 238 जागीरों को भू राजस्व न चुका पाने के कारण नीलाम कर दिया गया था। दूसरी ओर पूर्व में प्रचलित दोनों प्रकार के बंदोबस्तों से उत्पन्न बिचौलियों की संख्या तथा उनकी आय वृद्धि भी आलोचना का विषय बन गई थी। सुरेश चंद्र गुप्ता, एरिक स्टोक जैसे विचारकों ने महलवाड़ी व्यवस्था के उदय में इंग्लैंड में नवोदित क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी के सिद्धांतों की महती भूमिका को रेखांकित किया है। कालांतर में इंग्लैंड में यही सिद्धांत उपयोगितावादी अर्थनीति के रूप में स्वीकार किया गया। एरिक स्टोक्स ने अपनी विवेचना में महलवाड़ी बंदोबस्त पर रिकार्डो के सिद्धांतों तथा बेंथम के विचारों के प्रभाव को रेखांकित किया है। एरिक स्टोक की विचारधारा के विरोध में इम्तियाज हुसैन, आसिया सिद्दीकी तथा रविंद्र कुमार जैसे इतिहास अध्येताओं ने लगान नीति को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में विवेचित किया है। सन 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था को कानूनी रूप दे दिया गया। जिन क्षेत्रों में भूमि ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि थी वहाँ कर भूधृति का 95% तय कर दिया गया तथा जहाँ जागीरदार लगान एकत्र करते थे वहाँ 30% रखा गया। यह लगान बहुत अधिक था। महलवाड़ी बंदोबस्त को लगान लागू करने में अनेक मुश्किलें थीं। भूमि का वर्गीकरण, भूमि की उत्पादन शक्ति, उसका मूल्य, उसका निवल किराया तय करना सरल काम नहीं था। ज़्यादातर कंपनी अधिकारियों ने इस काम को करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। भूमि की उत्पादन शक्ति भी अनेक बातों पर निर्भर करती है। इस प्रकार कंपनी कर्मचारियों का लगातार भू बंदोबस्त व्यवस्था में आ रहे परिवर्तनों के कारण बहुत उत्साह नहीं था। इसीलिए सन 1830 ईस्वी तक महलवाड़ी बंदोबस्त की प्रगति बहुत धीमी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से सन 1833 के रेगुलेशन 9 के तहत इस व्यवस्था के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया। भूमि की उपज एवं भूभाटक का अनुमान लगाने की विधि सरल बनाई गई। अलग अलग प्रकार की भूमि के लिए भिन्न भिन्न औसत किराए निश्चित किए गए या लगान तय की गई। लगान तय करने के लिए पहली बार रजिस्टर और मानचित्रों का प्रयोग किया गया। आजकल जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनमें कई बार इस तरह के प्रश्न रहते हैं जो लगता है कि बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं या हमने सुना ही नहीं है। तो मैं वापस एक बार ये बात दोहराना चाहूँगा कि पहली बार महलवाड़ी व्यवस्था में रजिस्टरों और मानचित्रों का प्रयोग किया गया। यह नई भूमि योजना मार्टिन बोर्ड के निर्देशन में बनाई गई। उपजाऊ भूमि तथा बंजर भूमि की पहचान कर उसे स्पष्टता वर्गीकृत कर रजिस्टरों में इंदराज किया गया तथा उसे मानचित्र में भी चिन्हित किया गया। खेतों की वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए गहन सर्वेक्षण भी कराए गए। इस प्रकार महलवाड़ी व्यवस्था में खेती की वास्तविक स्थिति देखकर भूमि कर निर्धारित करने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, प्रत्येक महल या गांव के अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कुछ भूमि कर समायोजित करने का अधिकार भी दिया गया। कुल भू राजस्व का 66% भाग राज्य सरकार का निर्धारित किया गया तथा यह व्यवस्था 30 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई। इस प्रकार सन 1833 ईस्वी से 1843 ईस्वी के बीच जो व्यवस्था जेम्स टॉमसन तथा रॉबर्ट बर्ड के व्यक्तिगत प्रयासों से की गई थी वह महलवाड़ी बंदोबस्त का सर्वोन्नत रूप था। इस बंदोबस्त के सफलतापूर्वक परिवर्तन का श्रेय रॉबर्ट बर्ड को मिलना चाहिए। 1835 ईस्वी के बाद बर्ड की सांख्यिकी विधि पर आधारित होकर बम्बई प्रेसिडेंसी में
जॉर्ज विनगेट और एच.ई. गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था की नए सिरे से स्थापना की गई। बम्बई प्रेसिडेंसी के अधिकांश क्षेत्रों में यह व्यवस्था सन 1847 ईस्वी तक लागू रही। इस व्यवस्था में लगान सदैव बहुत अधिक रहा, तथापि पुराने जमींदारों या ताल्लुकेदारों के अधिकारों की अनदेखी की गई थी। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में ताल्लुकेदारों की भागीदारी इस बंदोबस्त की कठोरता का ही एक परिणाम था। यद्यपि लॉर्ड डलहौजी ने 66% भूमि कर को 50% करने का सुझाव उस व्यवस्था का पुनरीक्षित कर सन 1855 ईस्वी में सहारनपुर नियम के अनुसार दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकारियों ने इसे स्थगित करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर यह व्यवस्था सर्वाधिक शोषक मानी जाती है। कुछ अन्य तथ्य जो इस व्यवस्था के बारे में और प्रकाश डालेंगे, उनकी भी चर्चा हमें आवश्यक लगती है। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की तीनों पद्धतियों में भू राजस्व की ऊंची दरों के कारण कृषक वर्ग की दशा अत्यंत शोचनीय एवं दयनीय हो गई थी। तो हम जो अन्य इसकी समीक्षा है पूरे भू राजस्व व्यवस्था की, वो अगले व्याख्यान में करेंगे। और महलबाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में यदि आपको कोई जिज्ञासा है, आपके प्रश्न हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स अवश्य लिखें और अपने रिस्पॉन्स से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।